Okay, good morning class. Welcome to BLED फर्स्ट ईयर. आज का जो टॉपिक है वो है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. इकोनॉमिक पॉलिसी, पहले तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई क्यों जाती हैं. तो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ इसलिए बनाई जाती हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से चेंजेस ला सकें, या क्या हम ऐसा और कह लीजिए कि उसमें चेंज करें जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और ऊपर उठ जाए, यानी वो और ग्रोथ कर जाए. तो इसी संदर्भ में, इसी कह लीजिए कि इसी थॉट में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई. इसकी शुरुआत हुई 1991 में, और इसको शुरुआत करने वाले जो थे वो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. और ये इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी कि हमें अपने इकोनॉमिक क्षेत्र को, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा ब्रॉड करना था, और ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो. यानी यहाँ पे हमें क्या इन्वॉल्व करना था, यहाँ पे हमें फॉरेन की चीज़ें भी इन्वॉल्व करनी थी, और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमें अपना बिज़नेस बढ़ाना था. और अगर बिज़नेस बढ़ाएंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. पहले तो हम ये समझेंगे कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रेफ़र करता है. ठीक है. तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफर्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? उदारीकरण करना. ठीक है. फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन इन द इम्पोर्ट टैरिफ्स. ठीक है. इम्पोर्ट टैरिफ्स का मतलब क्या हो गया? जो हम सामान इम्पोर्ट करते हैं उस पे जो टैक्सेस लगते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इम्पोर्ट टैरिफ्स डीरेगुलेशन, यानी जो स्ट्रिक्टनेस लग जाती है, जो रेगुलेशंस लग जाती हैं, उनको कम करना. यानी अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में काम करेंगे तो वी विल बी नॉट एबल टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स, वी विल बी नॉट एबल टू, कह लीजिए कि हम लोग अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे. हम लोग जब लिमिट में काम करेंगे या स्ट्रिक्टनेस में बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हम लोगों की जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी. तो ये इसी तरीके से, जैसे हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन को हमेशा अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ ऑल्सो रिफ़र टू, और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो, कि इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए भी उसके जो अंदर की जो सीमाएं हैं उसको और बाहर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे यही एक मोटिव था कि हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है, हमें उसको लिबरल करना है, रिलैक्स करना है, जो टैक्स हैं उसको कम करना है, और रेगुलेशंस को कम करना है. ठीक है. और ओपनिंग द मार्केट्स फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स. यानी पहले क्या था कि पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करती थी इकोनॉमिक में, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि हम प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको हम एक नया प्लेटफॉर्म देंगे, और साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यानी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको भी हम यहाँ पे आने का या इन्वेस्ट करने का हम चांस देंगे. ठीक है. तो ये सब किस तरीके से हो सकता था? ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए हो सकता था. इसमें जो शेयर्स हैं उनको और ज़्यादा सही तरीके से इंपोर्ट करने के चांस से हो सकता था, या कह लीजिए कि जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो टैक्सेस लगते थे, उनको कम करने से हो सकता था. तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर बताई गई, जिसके थ्रू हमने कोशिश करी कि हम अपने इकोनॉमिक विंग्स को किस तरीके से एक्सपैंड करें. तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफर्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन इन द इम्पोर्ट टैरिफ्स, deregulation of markets, or opening the markets for private and foreign players, and reduction of taxes to expand the economic wings of the country. ठीक.
यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस चीज़ को रिफर कर रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना, यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, साथ में उसको जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स का मतलब क्या हुआ, टैक्सेस, वो जो हाई टैक्सेस लगते हैं उनको कम करना, डी रेगुलेशन करना यानी थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्टनेस को कम करना, और साथ ही साथ जो मार्केट्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोलना और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए खोलना, ताकि कि फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके और जो हमारा मार्केट है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो सके। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो इनका कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था, यानी उद्देश्य था। ठीक है, फिर ये बात करते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज NEP of India. Manmohan Singh introduced the NEP on July 24, 1991. ठीक है, तो इस चीज़ को, इस टर्म को पूरा लाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, फिर अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में समझते हैं, यानी कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 91 by the Union Finance Minister Dr. मनमोहन सिंह आर स्टेटेड एज फॉलोज। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे नहीं थे, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी। तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्लंज इंडियन इकोनॉमी इनटू द arena of globalization and to give it a new thrust on market orientation। यानी यहाँ पे प्लंज का मतलब क्या हो गया, जंप करना। ठीक है, जब हम कुछ उछाल करते हैं या उछाल मारते हैं तो दैट उछाल इज नोन एज प्लंज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको उछालना। ठीक है, उसको उछालना इतना कि वो अपना जो ग्रोथ करे वो इंडिपेंडेंटली कर सके। ठीक है, इंडिपेंडेंटली यानी बिना किसी बाहरी लोगों के प्रेशर में आके या लोगों की मदद करके तब अपनी इकोनॉमिक को ग्रोथ ना करे, वो खुद अपने बलबूते पे अपनी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये था इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव जिसके पीछे इन्होंने ये पूरी पॉलिसी बनाई। ठीक है, अब ये क्यों ये चीज़ करना चाह रहे थे, ताकि जो मार्केट ओरिएंटेशन है यानी जो हमारी इकोनॉमिक मार्केट है उसको एक नया रूप दे सकें, एक नया चेहरा दे सकें। ठीक है, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द NEP इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्थिति क्या होती है, जब महंगाई आ जाती है। ठीक है, महंगाई आ जाती है यानी मार्केट में पैसा कम हो जाता है। ठीक, जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है तब जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमिक में बन के आती है वो होती है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्या दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि द NEP इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई स्तर को कम करने का एक इनका ऑब्जेक्टिव और था। ठीक है, अब महंगाई स्तर को कम करेंगे कैसे, जैसे जितने ज़्यादा हमारे मार्केट में इन्वेस्टर्स आएंगे, जितनी ज़्यादा हमारे मार्केट में प्रोडक्शन होगी, उतनी ही कम हमारे इकोनॉमिक मार्केट में मतलब इकोनॉमिक में हमारे इन्फ्लेशन की सिचुएशन कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, फिर जो थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं इट इंटेंडेड to move towards higher economic growth rate and to build sufficient foreign exchange reserve। ठीक, इनका जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि NEP बनाने के पीछे रीज़न जो इनका था ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इनको हाई करना है।
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मतलब क्या हुआ कि कितनी तेजी से हम ऊपर बढ़े, कितनी तेजी से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, कितनी तेजी से हमने अर्निंग करी, ठीक है, कितनी तेजी से हमने प्रॉफिट कमाया। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो ये जो रेट है कि कितने रेट से, 5% से कि 7% से कि 6% से, कि कितने रेट से हम ऊपर बढ़े हैं, हमने प्लंज किया है, हमने उछाल मारी है। तो इस पे इनका फोकस था कि हमें वो रेट को हाई करना है, यानी 6 से 10, 10 से 15, मतलब ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं आना है। जो इकोनॉमिक रेट का जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, उसको डाउनवर्ड्स नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद ये कहते हैं टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना इनका एक मोटिव था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि फॉरेन कंट्रीज से आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी जो कह लीजिए कि जब हम पैसे चेंज करते हैं उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका ये चाह रहे थे कि हम एक स्टेबल सिचुएशन में अपनी इकोनॉमिक को ला सकें, ठीक है। क्योंकि जब किसी इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उस इकोनॉमिक की जो कह लीजिए ग्रोथ रेट होती है वो भी डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और प्लस मार्केट को बनाने में, इस्टेब्लिश करने में इसका इकोनॉमिक का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आती रहेगी तो वी विल नॉट एबल टू जज आवरसेल्फ, वी विल नॉट एबल टू फाइंड आवरसेल्व्स कि एट व्हाट प्लेस वी आर स्टैंडिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो किसी भी देश की अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, दैट मीन्स कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है और उसे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक। तो यही चीज़ इन्होंने भी समझी और कहा कि इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमिक इनटू अ मार्केट इकोनॉमी and to convert the economy by removing all kinds of unnecessary restrictions। अब पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे ये जान ली कि ये चाहते थे कि जो इकोनॉमी है वो हमारी स्टेबल हो। दूसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं, एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी है उसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे ये मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई डायरेक्ट प्रोडक्शन की होती है, यानी मीडिएटर वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक। अगर किसी प्रोडक्शन की मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट उस प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर के पास जानी चाहिए, ठीक है। मतलब बीच में कोई वो मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए इंसान नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मीडिएटर का कट ऑफ बिल्कुल इनको करना था। इसीलिए यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी वर्ड टर्म यूज़ किया गया है, उस मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई डायरेक्ट प्रोडक्शन की होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से बन सकती थी, इस्टेब्लिश हो सकती थी, जब तक कि जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हम नहीं हटाएं। जैसे मीडिएटर हो गए कि आपको इस एजेंट के थ्रू अपनी डिमांड को प्रोड्यूसर तक पहुंचानी है, ठीक। तो एजेंट लोग बीच में क्या करते हैं, एजेंट लोग बीच में अपनी कमाई करने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है कि फेक मैसेजेस प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और वो प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं गलत डिमांड और सप्लाई को पूरा करने लगता है। तो ऐसी चीज़ों को हटाना भी इनका मोटिव था, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहे हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट, इट वांटेड टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज
एंड टेक्नोलॉजी विदाउट मैनी रिस्ट्रिक्शंस। तो पहले क्या था, पहले हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, यानी आप कह सकते हैं कि इट वाज अंडर फुली कंट्रोल्ड। तो उस कंट्रोलिंग पावर को ठीक करने के लिए, ये नहीं कि बिल्कुल हटाने के लिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारी इलीगल चीज़ें हमारे मार्केट में होने लगेंगी। तो कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है, हाँ, लेकिन कंट्रोल एक सही तौर पर होना ज़रूरी है। तो अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे पहले, उन सारी चीज़ों को हटाने की इन्होंने कोशिश करी, जिससे कि ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट से हम अपना बिजनेस कर सकें और अपने गुड्स को बढ़ा सकें, अपने सर्विसेज को बढ़ा सकें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ा सकें, अपने लेबरर्स को बढ़ा सकें, अपने कैपिटल को बढ़ा सकें, ठीक है। और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कुछ थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि इट वांटेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। ध्यान दीजिएगा कि इट वांटेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें ये क्या चाह रहे थे, उसमें ये प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन चाह रहे थे। अभी तक कैसे थी वो, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी। तो पब्लिक सेक्टर, आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और गवर्नमेंट जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पब्लिक सेक्टर्स के, कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये सारी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही थी। तो उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमें अपने प्राइवेट कंपनीज को भी इकोनॉमी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं, उसको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ग्रो करना पड़ेगा जिससे कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। दैट इज़ वाई द रिजर्व्ड नंबर्स ऑफ सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट्स वर रिड्यूस्ड, यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट कंपनीज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो रिजर्व नंबर्स सेक्टर्स थे, यानी जो रिजर्व थे, या रिजर्व का मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर थे, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे सारे। फिर आगे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस के बारे में बताया गया। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, ठीक, यानी उदारीकरण। सेकंड है आपका प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। और थर्ड है आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी आप कह सकते हैं वैश्वीकरण या सार्वभौमिक, ठीक है, यानी वर्ल्ड लेवल पे उसको इस्टेब्लिश करना, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन के अंडर में इन्होंने क्या क्या बातें कही। फर्स्ट इन्होंने कहा कि ऑल कमर्शियल बैंक्स वर नाउ फ्री टू फिक्स देयर इंटरेस्ट रेट्स, दिस वाज प्रीवियसली डन बाय द आरबीआई। तो पहले क्या होता था, आरबीआई वाज कंट्रोल्ड, आरबीआई कंट्रोल करता था सारे बैंक्स को, ठीक है। आरबीआई जो कहता था वही वो बैंक्स करते थे, वेदर इट वाज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, वेदर इट वाज रिगार्डिंग द लोन रेट, एंड वट एवर एक्टिविटी आप कमर्शियल बैंक की होती थी, वो सारी चीज़ें आरबीआई कंट्रोल करता था। तो एनईपी ने कहा कि ऐसा है कि आप अब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अपने अपने कस्टमर्स हैं, ठीक, और इसमें बिजनेस क्लास के भी कस्टमर्स होते हैं। तो जो बिजनेस क्लास के कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें अपने बैंक में कस्टमर्स के अकॉर्डिंग और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट रेट फिक्स करने दीजिए,
तो इन्होंने कहा ठीक है, तो आरबीआई को वहाँ से हटा दिया। आरबीआई का जो रोल था कमर्शियल बैंक पर इंटरेस्ट रेट फिक्स करने में, वो हटा दिया। तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक हुए वो फ्री हो गए। सारे कमर्शियल बैंक अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज इंक्रीज टू ₹1 करोड़। यानी जितने भी आपके कह लीजिए विलेज और कॉटेज बिजनेसेस थे, उनको ऊपर बढ़ाने की इन्होंने एक कोशिश करी। और वो कोशिश कैसे करी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता था, यानी पैसे से जो इन्वेस्ट करते थे, उस पैसे को इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक, अब जब पैसे को बढ़ा दिया तो सामान ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा आएंगे बिजनेस करने। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज वर गिवन द फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। यानी इंडियन इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब हम अपने देश से जब बाहर हम सामान भेजते हैं। ठीक, तो इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को फ्री छोड़ दिया कि अगर आप अपने कैपिटल गुड्स को बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू बाय इट। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि कंपनीज वर गिवन द फ्रीडम टू एक्सपैंड and diversify their production capacity based on market requirements. Previously, the government used to fix the maximum limit of production capacity. तो अब नेक्स्ट इन्होंने क्या पॉइंट रखा कि कंपनीज वर गिवन द फ्रीडम टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन। यानी आप अगर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किया है आपने मार्केट में, तो आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किस तरीके से उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सके, ये सब किस पे डिपेंड उन्होंने कर दिया? फ्री छोड़ दिया कंपनीज को कि आपको जिस भी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यू आर फ्री टू डू दैट। आपको जो भी टेक्निक्स यूज करनी है, यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक, वहां से फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मार्केट की या एक बिजनेस की कैपेसिटी को इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक, यानी इन्होंने एक कैद से चीजों को मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वर अबॉलिश्ड, लाइसेंसिंग वाज रिमूव्ड इन द प्राइवेट। यानी प्राइवेट में अगर मान लीजिए कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, जब तक कि वो कोई लिकर से संबंधित ना हो या अल्कोहल से संबंधित ना हो या कोई केमिकल से संबंधित ना हो, ड्रग्स से संबंधित ना हो, तब तक आपको उसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है अगर आप एक रूम में अपना जनरल स्टोर भी खोलना चाहते तो यू कैन डू दैट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जनरल स्टोर भी खोलने का क्या है? ये भी प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि छोटे छोटे लोग अपना छोटा छोटा बिजनेस करके भी मार्केट में उतरने लगे। तो जब लोग ज़्यादा मार्केट में उतरने लगेंगे तो हमारा मार्केट क्या हो जाएगा? एक्सपैंड होने लगेगा। ठीक, तो आई होप कि लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है कि अंडर दिस many sectors undertakings were sold to private players. ठीक, अब यहाँ पे क्या इन्होंने किया? प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। निजीकरण में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं पब्लिक के जो प्राइवेट हाथ में दे दिया जाता है, यानी कि किसी एक ओनर को दे दिया जाता है या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ हुआ और हो भी रहा है। आपके जेट एयरवेज आपका सेल आउट हो गया, रेलवे आपका निजीकरण होने की प्रक्रिया में है।
तो ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के संदर्भ में क्या कहते हैं कि अंडर दिस मैनी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स वर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो पब्लिक हाथ में थे, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में थे, और उन्हें उठा के प्राइवेट हाथ में दे दिया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू शेयर्स वर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स। अब जो पब्लिक कंपनी के या पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर्स थे उन्हें भी किसको बेच दिया गया? प्राइवेट कंपनीज को, ठीक। पीएसयू वर डिसइन्वेस्टेड, यानी पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट पहले होता था उसके कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट कम कर दिया गया। क्यों कम किया? ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऊपर उठ सके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड टू 3। पहले कुछ सेक्टर्स ऐसे होते थे जो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आने थे, ठीक है, कि वो मतलब गवर्नमेंट ही देखेगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? यहाँ पे उन सेक्टर्स को कम करके सिर्फ तीन इंडस्ट्री रख दी गई, यानी कि टोटल 3 इंडस्ट्रीज या 3 सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जो पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से देख सकता है, बाकी कौन देखेगा? प्राइवेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड ब्रांच की बात करेंगे जो कि है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसमें इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन मतलब सार्वभौमिक करना या वैश्वीकरण करना, वर्ल्ड लेवल पे इसको पहुंचाना। तो इन्होंने जो पहली बात ग्लोबलाइजेशन में कही वो कही कि टैरिफ्स वर रिड्यूस्ड, रिडक्शन ऑफ कस्टम्स, टैरिफ्स वर रिड्यूस्ड, रिडक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अब हम क्या करेंगे? जब हम अपने सामने से बेड़ियों को काटेंगे, ठीक, अपने सामने से बैरियर्स को काटेंगे, तो क्या होगा कि हमारे सामने रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, ठीक है। जब रास्ते खुल जाते हैं तो हम इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम कई लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे पास नए आइडियाज़ भी आते हैं और लोग भी आते हैं। वही चीज़ हमारी इकोनॉमी के साथ भी हुआ। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले टैरिफ यानी टैक्स को रिड्यूस किया, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगते थे उसको कम कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब टैक्स लगेगा तो क्या होगा? लोग इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे, अपने सामान को भेजना नहीं पसंद करेंगे, अपने सामान यहाँ से हमारे सामान को खरीदना नहीं पसंद करेंगे, है ना। एक जाहिर सी बात है, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम जब देखते हैं जीएसटी इतना ज़्यादा है तो फिर हम लोग कहते हैं नहीं यार छोड़ो, या कोई टैक्स हमारे सामने बहुत ज़्यादा लग जाता है किसी रेस्टोरेंट में जाके तो हम कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पे टैक्स बहुत लगा देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बात थी कि पहले क्या था कि इंडिया में जो इम्पोर्ट मतलब सामान जब बाहर देशों से अपने देश में आता है उस पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, और जब सामान हमारे देश से किसी बाहरी देश में जाता है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, ठीक। जब टैक्स लगता था तो लोग सामान कम खरीदते थे, जब लोग सामान कम खरीदते थे तो अर्निंग्स भी कम होती थी और हमारे यहाँ से सामान कम भेजे जाते थे, तो हमारे देश के लेवल पे जो इनकम बाहर के देश में होती थी वो भी बहुत कम होती थी। तो इन सब का एक हल ढूंढा गया कि टैरिफ को हम लोग कम कर दें, यानी टैक्सेस को हम लोग कम कर दें। जब हम टैक्सेस को कम कर देंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारी इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारी कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब हम कम रेट में यानी कम टैक्स लगाएंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने जो दूसरी बात कही वो कही कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वॉज फॉर द लॉन्ग टर्म लिबरल एंड ओपन पॉलिसी वॉज इन्फोर्स्ड।
तो यहाँ पे ये कहे कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम बनाएंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से हम लोग बिजनेस करेंगे, वो जो ट्रेड पॉलिसी बनेगी वो सिर्फ किसी टाइम पीरियड के लिए नहीं बनेगी, वो मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बन जाएगी, ठीक है। और ओपन पॉलिसी वॉज इन्फोर्स्ड। ओपन पॉलिसी का मतलब कि सबके लिए वही पॉलिसी होगी, ये नहीं कि अच्छा ये कंपनी अच्छी है तो हम इसके लिए दूसरी पॉलिसी बनाएंगे, ये कंपनी थोड़ी सी कमज़ोर है तो हम इसके लिए दूसरी पॉलिसी बनाएंगे, नहीं, सबके लिए एक ही पॉलिसी होगी और वो थोड़ी सी बेहतर पॉलिसी होगी, जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो हमारे साथ बिजनेस करने में मतलब करने में हमारा साथ दे सकें, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि द इंडियन करेंसी वॉज मेड पार्शियली कन्वर्टेबल, यानी पहले क्या होता था कि इंडियन करेंसी कन्वर्ट नहीं होती थी, फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू करी। तो जब NEP इंट्रोड्यूस हुआ तब हमारी इंडियन करेंसी को इन्होंने पार्शियली यानी पार्ट्स में मतलब आधी इन्होंने कन्वर्ट करी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं द इक्विटी लिमिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाज इंक्रीज्ड, यानी इक्विटी लिमिट क्या हो गया कि शेयर्स, ठीक। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के जो शेयर्स होते थे उससे इन्होंने उसका जो नंबर ऑफ शेयर्स कह लीजिए या कितने शेयर्स वो लोग खरीद सकते थे या कितने शेयर्स वो यहाँ पे बेच सकते थे, उस नंबर ऑफ शेयर्स को इंडिया ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ कोशिशें करी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ये बेहतर बना सकें। तो आई होप कि आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके फादर कौन है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस्ड हुई, 24 जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस हुई। बेसिकली ये क्यों इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लिबरल कर सकें, रिलैक्स उसको दे सकें, रिलैक्सेशन दे सकें, टैरिफ को हम कम कर सकें और थोड़ा सा हम रेगुलेशंस को कम कर सकें, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर सकें, कि जिससे कि हमारे जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आके अपना बिजनेस कर सकें और यहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेन कंपनीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर बिजनेस कर सकें, ठीक। और कहीं ना कहीं हमारी जो कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी NEP हेल्प्ड, राइट। और इनका साथ साथ ये भी मानना था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, एक इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट इकोनॉमी मतलब वो सिचुएशन जब हम सप्लाई और डिमांड को डायरेक्टली हैंडल करते हैं, कोई मीडिएटर बीच में नहीं होता है, ठीक। और साथ साथ हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें उछाल लाना इनका एक मोटिव था, और वो मोटिव क्यों था, ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइजेशन वे में अपने आप को ऊपर उठा सके, यानी कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के तौर पर हमारे सामने ये आ सके। तो ये सब था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो कि आपने पढ़ा, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और दिस वाज ऑल अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। एंड थैंक यू क्लास, वी विल मीट अगेन टुमारो।